नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बड़े अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो रसायन विज्ञान का 4th नंबर का टेस्ट चल रहा है और इसका तीसरा वीडियो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम इसका अगला वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम विधि द्वारा, आप यहीं से सुन सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन कीजिए, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, और इसकी क्रिया जो है कॉपर के साथ कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं एक बार। तो देखो, इस क्वेश्चन में ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा HNO3 का निर्माण और इसकी क्रिया जो है Cu के साथ लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में आप चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, जो फैक्ट्री थी ना ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा, ठीक है, उसको आप यहाँ पर बना सकते हो। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें इसका सिद्धांत जान लेना चाहिए कि ओस्टवाल्ड में किस तरह का उत्प्रेरक लिया जाता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्लेटिनम होता है वो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में लिया गया था। तो देखिए इसकी अभिक्रिया समझते हैं। तो देखो, जैसे कि आप समझ पा रहे हो, मैंने अभिक्रिया इसलिए पहले लिख दी ताकि आपका टाइम जो है कम खर्च हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अमोनिया को जो है वायु में गर्म कर देना है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है दोस्तों उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का ही यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल आप अभिक्रिया को देख पा रहे होंगे कि यहाँ एन के कितने हैं, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एन क्लियर है। और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इधर कितने हैं, 3 और उधर 2 है। तो आप एक काम करिएगा, इसको सम संख्या बनाइएगा, और नाइट्रोजन के हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 3 6, तो यहाँ लिख देगा 6, सॉरी ये यहाँ लिख देगा आप 3 3 दूनी 6। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 3 और 2 5। अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और आप एक काम करिए, ऑक्सीजन के कितने हैं 3 और ये 2 5, तो 5/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्या, 5/2, या फिर एक काम कर सकते हो आप 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन इधर है। या फिर आप एक काम कर लीजिएगा, इसको और बढ़ाइएगा। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा 4 और 4 या 12, और यहाँ पर करिएगा आप 6 और 6 दूनी 12। तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन नाइट्रोजन कितना हुआ 4, तो यहाँ पर लिखिएगा आप 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं 6 और 4 10, और 5 दूनी 10। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आपके पास NO बना, इस NO को फिर से वायु के साथ गर्म करिएगा, और आप यहाँ 2 लगाइए और यहाँ लगाइए कितना, यहाँ लगाइए आप 2 दूनी 4। ठीक है, N के कितने हैं 2, इधर भी 2, और ऑक्सीजन के 2 दूनी 4, 2 ये और 2 इधर हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, अब ये जो आपने NO2 बनाया, इसको जो है जल वाष्प की उपस्थिति में फिर से जो है गर्म करिएगा, या फिर आप इसको पानी में प्रवाहित करिएगा। तो यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये बनेगा। अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 और 2 5। ठीक है, और इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो है N2 लगाइएगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 और 2 5 हो गया सबका पूरा। अब आप इसको फिर से जो है अपघटित करा सकते हो। तो नाइट्रोजन का कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लगाइए, और ऑक्सीजन का है 3 और 2 5। ठीक है, और हाइड्रोजन का है 3 3, तो यहाँ पर 3 लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन का है 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन है 3, तो यहाँ पर आप लगाइएगा 2। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 3, 2 ये और 1 ये हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन है 2 3 6, 3 और 2 5 और 1 ये 6। इस तरीके से जो है
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लिया। और ये जो नाइट्रिक अम्ल आप देख रहे हो और इसके साथ ये जो NO निकला है, इस NO को जो है आप फिर से इसके साथ प्रयुक्त करके क्या बना सकते हो, फिर से जो है इसको जल के साथ क्रिया करवा सकते हो और ये फिर से बना सकते हो। इस प्रकार इस प्रक्रम में जो है आप लगातार नाइट्रिक एसिड दोस्तों बना सकते हो। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहो, यहाँ पर डायग्राम भी आप जो है बना सकते हो। फिलहाल आपकी जो अभिक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, कि इसकी क्रिया जो है वो Cu के साथ कराइएगा। ठीक है, देखिए इसको भी समझते हैं। तो देखो आप इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो क्या भाई, Cu को आप यहाँ रख लीजिए और यहाँ पर जो है शुद्ध और गर्म HNO3 को गर्म करिएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये कॉपर नाइट्रेट बना लिया। और यहाँ से जो है आप यानी कितने हैं, 2, तो आप यहाँ 2 लगा सकते हो। और यहाँ पर जो है आप, और इसके बाद जो है नाइट्रोजन गैस भी चाहो तो निकाल सकते हो N2, और वाटर भी आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है नाइट्रोजन का गड़बड़ा गया है, तो आप इस अभिक्रिया को बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये तो मेन प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस भी निकालना है, तो इस अभिक्रिया को आप बैलेंस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस अभिक्रिया को जो बैलेंस करने का काम है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपसे जो अभिक्रिया बैलेंस है वो नहीं हो पाएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो इसके साइड प्रोडक्ट बनने हैं वो यही बनेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद जो है यदि आपसे ये अभिक्रिया नहीं होती तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसको फिर से करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। तो इसका जो अथवा में दिया हुआ है, डेकर प्रक्रम विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। ठीक है, डेकर प्रक्रम विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, और इसमें 2 अभिक्रिया दी हुई है कि एक तो दे रखा है इसमें HNO3 के साथ क्रिया लिखिए और अमोनिया की अधिकता में इसकी क्रिया कराइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिएगा कि डेकर प्रक्रम विधि द्वारा, डेकर प्रक्रम विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण और इसकी क्रिया HNO3 या NaOH और NH3 से कीजिए। और भैया इसमें दे रखा है अमोनिया की अधिकता। ठीक है, मतलब अगर आपके पास अमोनिया ज्यादा होगी और NaOH के साथ जो है इसकी क्रिया कराइएगा। फिलहाल आपको डेकर प्रक्रम विधि द्वारा जो है क्लोरीन का निर्माण करना है। तो क्लोरीन को बनाने की हमारे पास कई सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर डेकर प्रोसेस पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इसका औद्योगिक निर्माण है क्लोरीन का। तो देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा। और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पर आप 4 लिखिएगा। और भैया आपके क्लोरीन के हो जाएंगे 4। ठीक है, तो क्लोरीन निकल जाएगी। दरअसल इसमें होता क्या है, जो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि उत्प्रेरक होता है Cl2। उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप HCl को जो है गर्म करिएगा वायु में। ठीक है, तो आपको जो है क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में है आपके। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में दोस्तों में क्या करना है, एक तो इसके साथ ये वाली विक्रिया लेनी है, मतलब नंबर 1 में है NaOH और प्लस Cl2। ठीक है, NaOH प्लस Cl2, यानी कि एक बार जो है आपको NaOH के साथ इसको गर्म कर देना है। उसके बाद हम गर्म करेंगे किसके साथ, एक बार इसको गर्म करेंगे आप NH3 के साथ में। ठीक है, देखिए तो इस अभिक्रिया में हमें क्या कर देना है, अभिक्रिया को मैंने बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सोडियम के कितने हैं, 6 है, एक यहाँ पर आ जाएगा और 5 ये सोडियम के 5 Na आ जाएगा। ठीक है, और भैया Cl के कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 एक ही आ जाएगा और 5 Cl ही आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1 Cl 6 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के हैं कितने, 6 ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। और जल के H के कितने हैं, 6 है और 2 दिया 6। ठीक है, मैंने विक्रिया
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने अभिक्रिया को शुरू में इसलिए लिख दिया है ताकि जो है आपको टाइम की बचत हो जाए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो टाइम बचाने के लिए हमने इसको पहले ही बैलेंस कर दिया है, ठीक है। जो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी इसको मैं आपके सामने जो है सोल्व करके दिखा दूंगा दोस्तों। ऐसा आप इसलिए किया गया है कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि NH3। देखिए इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि NH3 की अधिकता में कराइएगा। तो आप जब NH3 की अधिकता में इसकी कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। और आपको एक नौसादार मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 7वां क्वेश्चन? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र लिखिए, ठीक है। प्रत्येक का एक एक नाम लिखना है और प्रत्येक का सूत्र लिखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बात नहीं पूछी गई है, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन में दोस्तों इतनी ही बात लिखनी है जितनी आपसे पूछी जा रही है। तो फिलहाल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा मौखिक बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों जिनमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एक फिक्स अनुपात होता है क्या होना चाहिए, CN। ये ऐसे लिख सकते हो आप, CH2O और Y, ठीक है। जिसके अंदर इस तरह का फॉर्मूला जो है देखने को मिलता है। तो वे हमारे कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं क्या। और इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक बार आप जो है इसके सूत्र के हिसाब से भी इसका अंदाजा लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं फिर भी आगे से जो है आप क्या लिख सकते हो। पहले हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद आप लिखिएगा आगे की बातें। तो समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जल अपघटन होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, ठीक है। और क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है ना, ये डेफिनेशन लिखा है दोस्तों मैंने केमिस्ट्री के हिसाब से लिखा है, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इनका जो सूत्र होता है क्या, इनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इनका सूत्र होता है क्या कि CX और H2O और Y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं इसका वर्गीकरण कीजिए, इनका वर्गीकरण कीजिए। बात केवल जितनी पूछी गई है उतनी ही आपको एग्जाम में लिखना है। मैं भी आपको बताया था कि जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पर आपको मार्क जो है फिर भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्गीकरण कीजिएगा। वर्गीकरण में कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड हिंदी में भी लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। और ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, अब इससे एक पूछा है प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और उसका सूत्र लिखिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि मोनोसैकेराइड में मान लीजिए मैंने ग्लूकोज लिख दिया। दरअसल मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आप यहां से भी लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका दोबारा से जल अपघटन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे सरल अणु होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है और आपका फ्रक्टोज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एकदम सरल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों ओलिगोसैकेराइड वे होते हैं जिनके जल अपघटन से कम दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो जाए, ठीक है। 2 कम से कम मोनोसैकेराइड प्राप्त हो जाए, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज मतलब चीनी है, और माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, ये भी कई सारे होते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी जो है बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने जो है सुक्रोज का जल अपघटन कर दिया तो आपको 2 अणु मिलेंगे, किस किस के, ग्लूकोज और एक आपको मिलेगा फ्रक्टोज का, ठीक है। इसके बाद समझते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जिनके अंदर कम से कम कितने, जिनके जल अपघटन से कम हमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, तो वे होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज भी दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, इनके स्रोत और कार्य लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और 2 नंबर
2 नंबर आपके कार्य लिखने के हैं और स्रोत लिखने के हैं, प्रोटीन की डेफिनेशन लिखने के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटीन जो होता है ये जीव विज्ञान का ही क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको जो है सिंपल सा बताना है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। और भैया ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? दाल वगैरह में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख कार्य क्या होता है कि शरीर के अंदर कोई टूट फूट हो रही हो तो उसकी जो है ये मरम्मत कर देते हैं। लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो देखिए बड़ा ही आसान मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसका। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये पदार्थ बॉडी के अंदर नहीं होते हैं तो शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि स्रोत क्या होता है इसका। अंडा, दालें, मांस, मछली, पनीर वगैरह भी आप जो है लिख सकते हो, कुछ हरी साग सब्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। इसके बाद कार्य की बात करते हैं। अनुवांशिक कार्यों में, ठीक है, शरीर में अगर कहीं टूट फूट हो रही है मरम्मत, तो उसकी मरम्मत कार्य में भी यह है प्रोटीन का यूज होता है। ठीक है, अनुवांशिक कार्य क्या होता है? जो एक पीढ़ी के लक्षणों को जो है अगली पीढ़ी में लेके पहुंचता है, जैसे आरएनए, डीएनए वगैरह। तो ये भी सारी की सारी चीजें हैं जो दोस्तों अनुवांशिक पदार्थों में आती है। और एंजाइम जो होते हैं शरीर के अंदर, किसी भी तरह का एंजाइम होता है तो प्रोटीन ही होता है। ऐसे ही हार्मोन जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बात किसकी करते हैं? वो प्रोटीन की ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 5वें का 7वें का क्या है इसमें दिया है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए और प्रत्येक समीकरण का जो नंबर है वो 1 नंबर का है। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ अगला क्वेश्चन हमारा। तो फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करना है अमोनिया के साथ। दोस्तों आपको पता भी होगा, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को आप कहीं ना कहीं अमोनिया के साथ गर्म करते हो तो यूरोट्रोपिन आपको मिलता है। ठीक है, ऐसे एसीटोन को आप जो है एसटीएन के साथ गर्म कराते हो तो क्या होगा? बेंजील्डिहाइड को जब आप NaOH के साथ गर्म कराते हो तो क्या होगा? और भैया डाई एथिल ईथर को जो है आप HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? और एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रत्येक समीकरण को लिख दिया है और इसके लिए जो है जगह छोड़ दिया है। ठीक है, मैं वीडियो को रोक कर जो है टाइम बचाने के लिए इसको एक बार अभिक्रिया को सोल्व कर रहा हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए जरा एक बार तो समझते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराइएगा। ठीक है, तो मैंने अभिक्रिया को बैलेंस इसलिए कर दिया है कि ताकि आपका जो है टाइम बचाया जा सके। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप इन अभिक्रिया को एक बार आप खुद भी बैलेंस करके देखिएगा, तभी जितने ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बिना देख के लिख के देखेंगे, तभी आपके ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप इनको यही इसी वीडियो के भरोसे रखोगे तो ये आपको जो है कभी भी नहीं आ सकते दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं केवल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब एक बार यहाँ से विक्रिया को समझ लोगे तो आप जो है एक बार इनको बिना देखे भी करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप कभी फिर भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को दोस्तों गर्म करते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको आप यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ठीक है, दरअसल इंडस्ट्री में यूरोट्रोपिन एक क्या करता है, यानी कि व्यापारिक रूप से ये एक दवाई है दोस्तों। ठीक है, एक दवाई का काम करता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये अभिक्रिया पूछी जाती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभिक्रिया यहाँ पर बैलेंस की है तो आप लोग इसको जरूर एक बार खुद से भी जो है बैलेंस करके जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ एसीटोन की क्रिया HCN के साथ कराते हैं। तो यहाँ बनता है दोस्तों एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ठीक है, आप या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, COH या C और CN3 और इधर OH। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं बेंजील्डिहाइड को जब NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये है, इसको आप फिनोल नहीं कह सकते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिनोल का मतलब होता है कि जब हमारा बेंजीन वाले के साथ डायरेक्ट OH जुड़ता है तो ही फिनोल बनता है। लेकिन ये क्या है आपके पास, ये एक एल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, एक एल्कोहल समूह है। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर, ये एस्टर ग्रुप है COONA। ठीक है, तो इस तरह से तो आप इसको एक बार बना के देख सकते हो। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जो कमेंट होगा उस पर जरूर विचार करूंगा, उसको जरूर जो है देखूंगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं भैया डायथिलीतर की क्रिया जो है
गर्म HA के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एथिल आयोडाइड आपको मिलेगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये गर्म है, ये क्या है, गर्म। तो यहाँ पर दोस्तों गर्म और ठंडे का भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड ठंडी अवस्था में है तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल भी प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्या कि एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है कब, जब आपके पास HA जो है वो ठंडा होता है। इसके बाद बात करते हैं एसिटिक अम्ल को, जब हम P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो एसिटिक एनहाइड्रेट दोस्तों यहाँ पर बन जाता है क्या, एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप एसिटिक एनहाइड्रेट। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। वास्तव में दोस्तों मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ही इसको ऐसा लिखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ये समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये केवल मैंने टाइम बचाने के लिए ही ऐसा लिखा है। तो आपका जो इस तरह से लिखने का जो तरीका है, एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और अगर आपको ये ठीक लगा है तो हम आगे से भी टाइम बचाने के लिए ऐसा करेंगे, और अगर ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है तो भले ही चाहे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम इसको पूरा विस्तार से जो है प्रत्येक रिएक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी भी इस पेपर में बहुत सारी अभिक्रिया जो है बची हुई है, उनको हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को केवल यहीं पर स्टॉपिंग कर रहे हैं, इससे अगले पार्ट को आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।